आपके लिए एक आइडियल डॉक्टर क्या हो सकता है? One, being a doctor is a good listener. Second, you have to be compassionate. आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, रोबोट्स आ रहे हैं, वो सब कुछ कर लेंगे जो हम लोग करते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं कर पाएंगे. He had gained so much weight, वो approximately 170 kgs का हो गया था. यहाँ से वहाँ तक चलने में हाफ जा रहे थे, रात को नींद नहीं आती थी, बैठ के सोना पड़ता था क्योंकि पेट इतना बड़ा हो गया था. एक बुक है जिसको कहते हैं लॉज ऑफ पावर. So if I can put it in one line, it is you should respond but not react. लेकिन आप क्यों बने डॉक्टर और क्यों आपने मुरादाबाद शहर को चुना अपनी प्रैक्टिस के लिए? कि मैंने एक बहुत छोटी सी एज में ही ये 2 डिसीजन ले लिए थे कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं जो डॉक्टर्स, जिन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, इतना खर्चा किया है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं कि यहाँ पर सरकारी इंस्टीट्यूशन ना सेटअप. काम चलाओ दिखाने के लिए काम. सर जो ये टूल्स आ रहे हैं जैसे चैट जीपीटी टाइप टूल्स आ रहे हैं दैट आर समहाउ थोड़ा बहुत तो इफेक्ट कर ही रहे हैं चीज़ों को. आई थिंक इट इज़ वेरी प्रिलिमिनरी एज ऑफ नाउ. हिमालयन इंस्टीट्यूट जिन्होंने फॉर्म किया, मैं बहुत इन्फ्लुएंस रहा हूँ. और बहुत से बच्चे कहते हैं इसलिए हम एमबीबीएस नहीं चूज करना चाहते. फर्स्ट थिंग आई विल से लिसन टू योर हार्ट. What is an ideal man for you? मेरे फादर हैं. Is there a plan for the next 10 years, sir? जब एग्जीक्यूट कर दूंगा तो बताऊंगा. अच्छा. Sir, is there any regret? हाँ शायद. नमस्कार सभी को. आज हमारे बीच आए हुए हैं मुरादाबाद के एपेक्स हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर मगन मल्होत्रा. डॉक्टर मगन मिनिमल एक्सेस सर्जरी में एक रेवोल्यूशनरी डॉक्टर हैं. उन्होंने मुरादाबाद में ही नहीं पूरे इंडिया में मिनिमल एक्सेस सर्जरी में रेवोल्यूशनरी काम किया हुआ है. और आज हम डॉक्टर साहब की कहानी से जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स को फेस करते हुए इतना बड़ा नाम हमारे शहर में कमाया और बहुत से होने वाले डॉक्टर्स को इंस्पायर किया है. तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. थैंक यू अनुचित जी. एंड मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की जर्नी से सिर्फ नीट के एस्पिरेंट्स ही नहीं, हर बच्चा, हर व्यक्ति जो कि जीवन में कोई सपना देख करके मेहनत कर रहा है वो सीख सकता है. तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके लिए एक आइडियल डॉक्टर क्या हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. तो कई बार लोग डॉक्टर को एक नॉलेज का भंडार मान के चलते हैं या ये सोचते हैं कि इसने ज़िंदगी भर सिर्फ किताबें पढ़ी होंगी या ये हमें सिर्फ टेक्निकल बातें बोलेगा. बट मुझे बहुत पेशेंट्स बोल चुके हैं और मैं इस बात को मानता हूँ कि आधा डिजीज़ सही होता है जब पेशेंट एक हंसमुख डॉक्टर से मिलता है जो कि उसकी बात सुनने को तैयार है. सो मेनी टाइम्स हम सबके पास टाइम की कमी है. हम सब किसी ना किसी, मैं जब ओपीडी में बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ आज ओटी में मुझे कितने केस करने हैं, आज मुझे वहाँ जाना है. पर अगर मैं इस एंग्जाइटी को अपने और पेशेंट के बीच में ले आऊँगा कि नहीं जल्दी बोलो चलो यहाँ से, तो उसको चाहे मैंने उसकी बात समझ ली है फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं गया और उसको वो दवाई वो काम नहीं करेगी जो मैं उसको पूरा हियर आउट करके कर सकता हूँ. तो आई वुड से 1, बीइंग अ डॉक्टर इज अ गुड लिसनर. सेकंड, यू हैव टू बी कंपैशनेट. आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, रोबोट्स आ रहे हैं, वो सब कुछ कर लेंगे जो हम लोग करते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं कर पाएंगे, आदमी से आदमी के दिल का रिश्ता नहीं एस्टैब्लिश करता. कंपैशन इज समथिंग which has to be there in a good doctor. So I think knowledge is prime, सबसे ऊपर है, पर compassion और good listening, ये 2 चीजें जो है वो most important है for a good doctor. सर ये तो हुआ एक आइडियल डॉक्टर की क्वालिटी जो आपने मेरे को बताई. एक आइडियल मैन को आप कैसे डिफाइन करोगे? What is an ideal man for you? So I am nowhere close. सो मेरी बातों को आप सच ना माने, पर हाँ जो मैं मानता हूँ कि आइडियल मैन वो है जो सबको प्यार देना सीखे या जाने, वो कंडीशनली ना प्यार करे. वो इज आइडियल मैन अगर मुझसे कोई पूछे. बट सर आपको लगता है पॉसिबल है? मतलब आज के रिश्तों में तो कितने कंडीशंस आ जाते हैं कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगा. हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं. कोशिश अपनी जब आइडियल की तरफ कोशिश करेंगे तो कहीं पास पहुंचेंगे. तो मेरी समझ से जो हम लैक कर रहे हैं अभी, जो हम सब कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी एनवायरनमेट में जो भी है, फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पर हम अगर उसी चीज़ को प्यार से करेंगे तो मतलब उसको
अब भार ना समझ के करें, उसको प्यार से करें, तो मेरे ख्याल है हम ज्यादा खुशी से कर पाएंगे और लोगों को भी ज्यादा खुशी दे पाएंगे। कोई था सर आपकी लाइफ में एक आइडियल मैन जो बचपन में आप बड़े होते थे देखते थे यार इनके जैसा बनना है? मेरे फादर हैं। मेरे फादर जो है मेरे लिए आई थिंक ही इज द क्लोजेस्ट टू एन आइडियल मैन। वो कभी भी अनमेजर्ड रिएक्शंस नहीं देते। वो हमें आज तक हमें याद ही नहीं उन्होंने हमें कभी डांटा हो, पर हमने हमेशा वही किया है जो जो हमें पता है उन्हें अच्छा लगता है या हमारे लिए अच्छा है, वो जानते हैं, उन्होंने हमें सिखाया है। तो अब वही मैं कह रहा हूँ, आइडियल मैन तो मैं हूँ नहीं, तो मेरी बातें जो है वो बिल्कुल ये ना मानी जाए, बट हाँ मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ अपने फादर से और कुछ लोगों से भी इन्फ्लुएंस्ड हूँ। पर अभी हम बात भी कर रहे थे कि कुछ जीवनियाँ जो पढ़ी मैंने उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। अब्राहम लिंकन उनमें से एक है। तो अब्राहम लिंकन की अगर समय हो तो मैं एक छोटी सी जो उनकी जीवनी में पढ़ा था, तो अब्राहम लिंकन का नेचर ये था कि अगर उनके पास वो प्रेसिडेंट थे और वो प्रेसिडेंट ऐसे टमल्चुअस टाइम में बने थे कि जितने लोग उनके साथ मिनिस्टर थे वो एक्चुअली उनसे ज्यादा पावरफुल थे अगर पब्लिकली स्पीकिंग देखा जाए तो। पर वो क्योंकि वो अकेले ऐसे थे जो कंसेंसस कैंडिडेट थे कि सब लोगों को एक्सेप्टेबल थे, इसलिए वो बन गए प्रेसिडेंट। अब उन लोगों से अपनी बातें कैसे मनवाएं जो एक्चुअली उनसे ज्यादा स्ट्रांग है पब्लिकली। तो वो लोग वो जब एक कुछ लिख के भेजते थे तो उसके बराबर में एक बड़ा बुरा सा रिप्लाई आ जाता था उनके पास अपने फाइनेंस सेक्रेटरी से या अपने होम डिवीजन वाले मिनिस्टर से जी। तो मन तो उनका भी करता था कि वो वापस उसी समय जवाब दें, पर वो जवाब लिखते थे और उन्हें किताब में रख देते थे। फिर अगले दिन उस जवाब को देखते थे, फिर एक नया जवाब लिखते थे, और ऐसे जब वो 4-5 बार उस जवाब को पढ़ लेते थे तो वो सबसे रिफाइंड एक तैयार करते थे कि इसमें सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, मैं अपनी पूरी बात कह पाऊंगा। और ये बात देखी गई, जब वो मर गए तो उसके बाद उनकी किताबें देखी गई तो उनमें उन्हीं लेटर्स के 5-5 ड्राफ्ट रखे हुए थे जो उन्होंने फाइनली भेजे उन लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोचे बहुत ज्यादा, बोले बहुत कम, पहले अपनी चीज को पूरी तरह से तोल ले, उसके बाद बात करें। तो आई थिंक ये भी एक आइडियल मैन का एट्रीब्यूट हो सकता है। एब्सोल्युटली। अब सर जैसे आपने एक बुक की आपने व्याख्या करी, आपने बताया अब्राहम लिंकन के बुक के बारे में, ऐसी सर बहुत सारी क्वालिटीज मैंने भी, चूंकि हम बात कर रहे हैं इस बारे में, एक बुक है जिसको कहते हैं लॉज ऑफ पावर, उसको बोला जाता है, रॉबर्ट ग्रीन की शायद वो बुक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैंने वो पढ़ी भी है। और उसमें ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज सर दी गई हैं कि जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप जीवन में ग्रो कर सकते हैं, आप पावर आकर्षित कर सकते हैं, ना भी चाहेंगे तो उसमें भी सर ये क्वालिटी दी हुई है कि आपको जो रिस्पॉन्सेज देने हैं दे हैव टू बी वेरी मेजर्ड, वेरी कैलकुलेटिव, कि सामने वाले को, जैसे आपने बोला, बुरा भी ना महसूस हो और आप भी अपना बात जो कहना चाहते हैं वो आप उसको प्रॉपर्ली कन्वे कर पाए। तो मतलब दैट इज वन रिकमेंडेशन अगर मैं दे सकूं तो मैं देना चाहूंगा। बहुत ही शानदार बुक वो है जिसको मैंने पढ़ा। सो इफ आई कैन पुट इट इन वन लाइन, इट इज यू शुड रिस्पॉन्ड बट नॉट रिएक्ट। एग्जैक्टली। जो आपका रिएक्शन होता है वो हमेशा इम्पल्स होता है, जबकि जो रिस्पॉन्स होता है वो थॉट ऑफ होता है, कैलकुलेटेड होता है, हमेशा बेटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमने बात करी, आपने बताया आपके फादर वाज द आइडियल मैन फॉर यू, और उनको देख के आपको बड़ा अच्छा लगता था बचपन में, बहुत कुछ आई एम श्योर आपने सीखा भी होगा उनसे। फादर के अलावा क्या कोई टीचर भी ऐसे थे सर आपके बचपन में जिन्होंने आपको, आप कह सकते हो कि भाई ये अगर नहीं होते तो शायद मैं आज जहाँ पर हूँ मैं नहीं होता, या फिर इन्होंने एक डायरेक्शन दी मेरे को लाइफ में? वाज देयर अ टीचर लाइक दैट फॉर यू? No, the teachers have definitely played a part, and there were both male teachers and female teachers who have influenced me very much as a person, and also as a student. But it will be unfair if I point only one teacher out of all of them. So yes, they have influenced, but I will not point out one name in favor of not being partial. Understood. And सिर्फ जिन लोगों को मालूम नहीं है, जो नहीं जानते हैं, of course ये तो सबको मालूम है कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप क्यों बने डॉक्टर, और क्यों आपने इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद मुरादाबाद शहर को चुना अपनी प्रैक्टिस के लिए? आई थिंक दिस इज समथिंग जो सब लोग जानना चाहेंगे, तो कुछ उस बारे में सर आप बताएं। जी, तो मैं जिस फैमिली से हूँ वो मुरादाबाद में रह रही है, 75 साल से ऊपर हो गए हैं,
और मेरे जो अंकल थे, चाचा जो थे, वो डॉक्टर AK मेहरोत्रा थे, जो कि बहुत फेमस सर्जन हुआ करते थे मुरादाबाद के। और उनको देख के मैं बचपन में ही सोचता था कि ये कितना अच्छा काम करते हैं। साथ में फैमिली में सब लोग भी जो है वो इस बात को अप्रिशिएट करते थे कि जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो उनसे कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ कि मैंने एक बहुत छोटी सी एज में ही ये 2 डिसीजन ले लिए थे कि मुझे सर्जन बनना है और मुझे मुरादाबाद ही आना है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डिसीजन तो चलिए मैंने किसी बचपने में या इम्पल्स में लिए हूँ, बट इस चीज़ से मुझे मदद बहुत मिली, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे I knew where I was seeing myself when I would be 28 or 30 years of age. So in those times, जब मैं 10 साल से लेकर 28 साल का हुआ, मुझे लगातार इस बात को पता था कि मुझे क्या करना है और कहाँ करना है। ये क्लैरिटी दिमाग में थी एक। हाँ, और ये मैंने देखा कि मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया हुआ हूँ, जहाँ पे कि इंडिया के बेस्ट माइंड्स आते हैं, पर मैं एक चीज़ कहूँ जहाँ वो लैक करते हैं, वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट। उनमें से आधे लोगों को ये क्लियर नहीं था कि मैं आज से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ। कभी वो अमेरिका जाने का एग्जाम दे रहे हैं, अमेरिका में उस समय वो वर्ल्ड ट्रेड टावर वाला हो गया, वहाँ के वीजा मिलने बंद हो गए, अब वो सोच रहे हैं मुझे क्या करना है। फिर वो इंग्लैंड जा रहे हैं, फिर वो इंग्लैंड में 5 साल लगा के फिर अमेरिका जा रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने 5 साल अपना पीछे कर लिया। तो वो चीज़ में मैं समझता हूँ मैं लकी रहा कि ये क्लैरिटी ऑफ थॉट मुझे शुरू में आ गई थी जी। आई फील सर, लाइफ में कुछ भी आप करो जिसमें कहते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ चीज़ों को, अगर आप सोचो और आप क्लैरिटी के साथ में सोचो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ को। तो क्या सर वो बाद में भी हुआ? जैसे आप 28 में लेट्स से आपने MBBS पूरा कर लिया अपना, तो उसके बाद भी 10 साल बाद आपको क्लैरिटी थी कि यार अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, एंड डू यू स्टिल हैव दैट क्लैरिटी? Yeah, so because I had experienced this clarity, so when I came back to Muradabad at 28 में मैंने अपना MS और फेलोशिप कंप्लीट कर ली थी, सब चीज़ें, और उसके बाद में मैं मुरादाबाद आ गया था इन 2007 जी। तो उस समय भी मुझे ये था कि मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, मुझे एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करनी है, मैं जो सीख के आया हूँ वो चीज़ मुझे पब्लिक तक पहुँचानी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और आपके शहर में कर सकता हूँ, जिसके लिए लोग अभी दिल्ली जाते हैं या और दूर जाते हैं। तो इनिशियली तो वो मेरा वो एक तरह से कह लीजिए कि वो ड्रीम ही कंटिन्यू कर रहा था जब तक मैं एस्टैब्लिश किया। जब मैं पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गया, एक रिकॉग्नाइज्ड नेम हो गया अपने शहर में, तब मुझे एक लैक्यूना, एक खालीपन सा महसूस होने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और तब मैंने अपने आप को वापस एकेडमिक्स की तरफ ओरिएंट किया। मैंने कहा जो अब मैं एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ, मुझे उससे कुछ लिटरेचर राइटिंग करनी चाहिए जो मैं मेडिकल लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करूँ, और उसको एक जेन्युइन क्लिनिकल रिसर्च की तरह मुझे परस्यू करना चाहिए। और फिर मैं इस सर्किट में एक्टिव हुआ, और उसमें मैंने ये समझा कि जो फ्यूचर है वो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। और इसलिए मैंने एक ब्रेव स्टेप लिया उस समय। अभी भी टियर 2 सिटीज में कोई भी कहीं भी रोबोट लगा रहा होता है, उसका मेरे पास फोन जरूर आता है पूरे हिंदुस्तान से कि हाउ आर यू मैनेजिंग इट, है ना। कोई पूछता है कि क्या सोच के लिया था, मैं कहता हूँ सोचते तो लेते कैसे। सही बात, सोचते तो कर ही नहीं पाते, फिर तो सोचते रहते हैं। तो यू शुड हैव कन्विक्शन, इंट्यूशन डेवलप्स विद व्हाट यू आर सेइंग, दैट यू क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा तो वो इंट्यूशन भी करेक्ट आएगा। एंड आई डेफिनेटली फील दैट सम स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, जैसा कि मैं आपके बारे में बहुत जानता हूँ, आप करते हैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस, वो बहुत हेल्प करता है दोनों चीज़ों में, एक तो फोकस में और दूसरा एक्सेप्ट करने में जो रिजल्ट आ रहा है। आपको किसी तरह की एंजाइटी बहुत कम होती है या नहीं होती है। कोई थे सर स्पिरिचुअल गुरु आपकी लाइफ में या हैं इस समय जिनको आप लुकअप करते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं? जी जी, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट जिन्होंने फॉर्म किया, स्वामी राम ऋषिकेश में उनका आश्रम है, साधना मंदिर। तो जो स्वामी राम जो है, मैं उनसे टच में एज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड में रहा था।
और मैं बहुत इन्फ्लुएंस रहा उनसे, उनकी किताबें अभी भी पढ़ता हूँ। वो अपना शरीर पूरा कर चुके हैं 1996 में, पर आज भी मैं टच में रहता हूँ उनकी संस्था के भी, और उन्हीं के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूँ, जो हिमालयन ट्रेडिशन है, जिसमें कि मेडिटेशन और वे ऑफ लिविंग है पूरी, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड आई थिंक इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन शेपिंग माई सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, and also in clarity of thought on what I need or what I want to do further in life. So, is there a plan for the next 10 years, sir? अभी का क्या है कि भाई मैं अगले 10 साल में क्या करना, जब एग्जीक्यूट कर दूंगा तो बताऊंगा। अच्छा मतलब वो भी अभी मिस्ट्री प्लान है, बट माइंड में है कोई ना कोई। मिस्ट्री नहीं है, प्लान है। अच्छा, प्लान है प्रॉपर, रिवील करने का टाइम नहीं है। वंडरफुल, ओके। तो आई एम होपिंग कि हम देखेंगे उसको भी पूरा होता हुआ। अभी तो रोबोटिक्स में ही बहुत काम बचा है जो हमें करना है, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन ओनली। एंड डेफिनेटली सभी डॉक्टर्स से मैं अपने साथ के ये कहता हूँ कि हम बचपन से, हम डॉक्टर क्यों बने, क्योंकि हम बचपन से क्लास में अच्छे स्टूडेंट थे। हम जो है, और बच्चे हमसे आके पूछते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो हमें खुशी मिलती थी, हम उन्हें बताते थे क्या कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो और हम जो कुछ लड़के पढ़ना वढ़ना नहीं चाहते थे, तो हम बोलते थे कि अरे यार ये तो पापा की दुकान पे बैठेगा, इसका क्या इस। और फिर जब हम डॉक्टर बन के पैसे कमा लेते हैं ना, तो हम उन लड़कों के साथ compete करने लगते हैं। फिर हम जमीनें खरीदते हैं, अच्छा इस पे इतनी जमीन है, हम इतनी जमीन ले लेते हैं। तो एक्चुअली हम अपना जो बेसिक नेचर है, जो बुद्धिजीवी नेचर है, उसे भूल के और हम एक कॉमर्शियल बिजनेस लाइक नेचर में कैपिटलिस्टिक हो जाते हैं। तो इसमें हमें एकेडमिक्स हेल्प करती है। जब हम क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, हम कुछ पब्लिकेशन करते हैं, जब हम अपना काम कहीं प्रेजेंट करते हैं कॉन्फ्रेंस में जाके, तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हमें समझ में आता है कि शायद मैं बिल्कुल परफेक्ट चीज़ नहीं कर रहा था, हमारी अपनी टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होता है, और हमारा मन इन चीज़ों से हटता है जो कि एक्चुअली क्लियरली ओनली कैपिटलिस्टिक व्यू है, एंड दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू आवर ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल और एज एन इंटेलेक्चुअल। आपने सर ये अभी बात बोली कैपिटलिस्टिक, इसी से मैं एक पॉइंट उठाना चाह रहा था। सर मैं बहुत सा आजकल डिजिटल मीडिया पे ऐसा कंटेंट देखता हूँ जिसमें ना बच्चे ना कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल आज मेरी एज 18 इयर्स है, मैं कॉलेज जाऊंगा, और फिर मैं अगर डॉक्टर वाली फील्ड चूज करता हूँ, तो बाय द टाइम आई एम 28 मे बी, देन आई विल स्टार्ट अर्निंग समथिंग सब्सटेंशियल, एंड मेरे पियर्स जो है वो 22 साल की उम्र से कमाने लगेंगे, तो वो मेरे से 6 साल ज्यादा कमा लेंगे, उनका पैकेज इतना होगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आजकल सर बहुत चल रही हैं, और बहुत से बच्चे कहते हैं इसलिए हम MBBS नहीं चूज करना चाहते, क्योंकि हमारे पियर्स हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, जब तक हम 30 साल की उम्र पे आएंगे हम तब कमाना शुरू करेंगे। तो सर इन चीजों के ऊपर कुछ आपका थॉट? फर्स्ट थिंग आई विल से, लिसन टू योर हार्ट। MBBS छोड़ दीजिए, इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए, आप कोई भी फोटोग्राफी ले लीजिए, या कुछ भी जो आपको पसंद है वो आदमी को करना चाहिए। उसमें मेरी समझ से कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको फ्यूचर पता ही नहीं है ना। आप एज एन इंजीनियर हो सकता है IIT से करके भी उस पे पैकेज पे ना हो जो कि एक डॉक्टर अपना पास आउट करके 3 साल में ही अचीव कर ले, और वो भी कहीं पे भी अपने टेबल और चेयर डाल के। सबसे बड़ी बात है, आप IIT चले जाएंगे, पर आप उसके बाद यू विल बी डिक्टेटेड बाय MNCs और बिग फर्म्स कि आपको यहाँ रहना है, ये करना है ना। वहां पे आप अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे कि अब आप मेरे साथ यहाँ रह लो। आप एक बरगद के पेड़ को वहां से उखाड़ेंगे जो वो लगा हुआ था इतने दिनों से, और फिर उसे दिल्ली में लगा के बोलेंगे अब तुम यहाँ पे जो है अपनी पत्तियों को हरा रखो। तो एक चीज तो वो प्रॉब्लम है जो, और मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियर बनना खराब है, मेरा ये बस मैं बता रहा हूँ कि फर्क क्या है। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि आप तो MBBS चुनने के लिए कह रहे हैं, MBBS के बाद लोगों को MS या MD करनी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सोचते हैं यार MS में तो वर्किंग आवर्स ऐसे होंगे, सुबह 9 बजे गए, रात को 9 बजे आए, उसके बाद 2 बजे फिर इमरजेंसी की कॉल आ गई। मैं तो ऑफ्थाल्मोलॉजी करता हूँ, सुबह 9 बजे जाऊंगा, 5 बजे क्लिनिक पे ताला लगाऊंगा, घर आ जाऊंगा। बट इफ यू आर नॉट मेड फॉर इट, अगर आपका वो एप्टीट्यूड नहीं है तो आप वहां खुश नहीं रहोगे। ट्रू। तो आई थिंक आदमी चने बेच के भी खुश रहता है, आदमी पान बेच के भी मर्सिडीज में घूमता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या यहाँ पे रिंग करता है, आपको कहाँ लगता है कि है ना। जैसे मुझे बचपन से लगता था मैं सर्जन बनूंगा, मुझे सबने इनकरेज भी किया, मेरे ईश्वर की दया रही कि मैं वो सब कर पाया जो सर्जन बनने के लिए करना होता है। तो आज मैं खुशी से बोलता हूँ कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है किसी चीज़ का। अगर मैं कभी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं या हुई थी या होने वाली है,
या मैं इतना टाइम किसी के साथ स्पेंड कर पाया नहीं कर पाया, मैं उसे रिग्रेट की तरह नहीं देखता, क्योंकि मैं खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर। ट्रू। सर एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, आपने बताया आप रोबोटिक्स और एआई की आप बात कर रहे थे कि वो सब कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, दे कैन नॉट रिप्लेस द हार्ट टू हार्ट कनेक्शन दैट अ डॉक्टर हैज विद द पेशेंट। सर मैं अगर अपना ही एग्जांपल आपको दूं, जब से चैट जीपीटी प्रेवलेंट हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर पे जाना अवॉइड कर देते हैं, हम सिम्टम लिख देंगे चैट जीपीटी पे और वो बता देगा, डायग्नोज कर देगा, अच्छा ये आपको प्रॉब्लम है। उससे पूछेंगे आप बताइए क्या मैं मेडिसिन ले लूं, तो वो मेडिसिन भी लिख के दे देगा कि यू टेक दिस मेडिसिन, बट वो एक छोटी लाइन नीचे डाल देगा कि स्टिल कंसल्ट अ फिजिशियन और अ डॉक्टर। लेकिन चूंकि सर कई बार बिजी स्केड्यूल में आदमी नहीं जाना चाहता, और कहीं ना कहीं सर पता नहीं क्यों एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि कुछ बुरे केसेस के कारण कि भाई डॉक्टर्स तो लूटना चाहते हैं या कहीं ना कहीं कमर्शलाइज हो गए हैं हमारे, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज में सर ये होता है मुरादाबाद में, कि कुछ ऐसे नेगेटिव केसेस सुनने में आ जाते हैं कि कोई पेशेंट अब जिंदा भी नहीं है लेकिन उनको रखा गया है केवल बिल के कारण या जो भी चीजें हैं इस तरीके से। तो सर इनसे एक डॉक्टर कैसे नेविगेट करेगा एंड हाउ कैन यू सॉल्व दिस इशू कि भाई एक तो ये जो नेगेटिव एक तरह से पब्लिसिटी टियर 2 टियर 3 टाउन्स की रहती है, प्लस जो ये चैट जीपीटी और ऐसे टूल्स कर रहे हैं एक डॉक्टर्स के साथ में, तो हाउ डज दैट वर्क? सी दिस वी हैव बीन सीइंग सिंस द स्टार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस कि कुछ लोगों की वजह से बाकी सब बदनाम होते हैं, और कई बार क्योंकि मेडिकल फील्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो कई बार जो है जो परसेप्शन होता है वो गलत होता है कि वो कुछ और रहा था, कुछ और इंटरप्रेट हो गया और उसे कोई क्लैरिफाई कर नहीं पाता, क्योंकि वो फिर उसके बाद स्नो बॉलिंग हो जाती है, वो इतना बढ़ जाता है कि उस आदमी की आवाज दब जाती है जो एक्चुअली सच बोल रहा है। बट आई थिंक लाइक फॉर एनी नेगेटिविटी देयर इज ओनली वन वे दैट यू कैन काउंटर इट और करेक्ट इट, यू हैव टू बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिविटी डालते रहो नेगेटिविटी के ऊपर तो फिर पॉजिटिविटी ही दिखेगी, सीधी सी बात है। वो बहुत ज्यादा किसी को एक्सप्लेन करने का या कोई ऐसा मूवमेंट चलाने का फायदा नहीं है कि नहीं डॉक्टर सही होते हैं, हर डॉक्टर सही होता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। और हर डॉक्टर हर समय सही हो भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि एक बहुत बड़े सर्जन ने कहा है कि वी आर एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट गॉड। गॉड की विश थी है बीमार हो, हम उसे सही करना चाह रहे हैं। सही बात है। तो जो है हम कैसे हमेशा सही हो सकते हैं, हम तो बंदे ही हैं। तो इसलिए बट आई थिंक द वे टू गो फॉरवर्ड इज बी पॉजिटिव। आप अच्छा काम करिए, अच्छा मैसेज दीजिए, बस यही कर सकते हैं। एंड सर जो ये टूल्स आ रहे हैं जैसे चैट जीपीटी टाइप टूल्स आ रहे हैं दैट आर समहाउ थोड़ा बहुत तो इफेक्ट कर ही रहे हैं चीजों को। आई वुड से आई हैव सीन चैट जीपीटी यूज्ड इट आल्सो। I think it is very preliminary as of now. It will improve. And it will help a lot if good AI is there. It will help the doctors also. So, but वही मैं कह रहा हूँ, फाइनल जजमेंट जो है वो अल्टीमेटली ह्यूमन का ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। सो वो चीज शायद एआई से अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रहा होता हुआ। हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो एज वी हैव सीन टिल नाउ, टेक्नोलॉजी हमेशा इम्प्रूव ही करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ और सब चीजें। तो आई एम डेफिनेटली नॉट अगेंस्ट एआई, yes, but कच्चा पक्का AI is not what is meant to be here in medicine. Like रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी में AI रिपोर्ट करता है तो रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प मिलती है। ट्रू। रेडियोलॉजिस्ट को वो फाइंडिंग्स समझ में दिख जाती हैं जो एक्चुअली वो जल्दी में नहीं देख पाया था, तो वो उसे और इंटरप्रेट करके अच्छी रिपोर्ट देता है। तो दैट इज हाउ इट इज हेल्पिंग राइट नाउ। आई थिंक रिप्लेस करने के बजाय असिस्ट करेगा सर, मतलब अभी असिस्ट कर रहा है, आगे चल के रिप्लेस करेगा तो डॉक्टर को भी और नया काम मिलेगा, कोई बात नहीं है। जी सर, एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा। कई बार ऐसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, एंड बहुत से डॉक्टर्स भी इस बात को बोलते हैं। एंड प्लस मैं आपको स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, तो आप हेल्थ के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं आजकल, यू एंड योर वाइफ ऑल्सो। आई सी, मतलब फिटनेस चाहे वो हो या चाहे वो फूड हैबिट्स हो, तो मतलब आप इसको कितनी एक इम्पोर्टेंस आप देना चाहेंगे सर कि मतलब हमारे बिजी स्केड्यूल में हम कई बार फिटनेस भी नहीं कर पाते, और फूड भी ऐसा नहीं है जैसा 20 साल पहले होता था, 30 साल पहले होता था, बहुत अडल्ट्रेशन आ गया है फूड में भी। तो आप क्या बोलेंगे सर इसके ऊपर, बिकॉज आई सी यू डूइंग दैट। यस, सो डेफिनेटली हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज वेल्थ। As I mentioned, my father tells me, if wealth is gone, nothing is gone. Health is gone, everything is gone. आपने जो कमाया सब रखा रह गया अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है। सबने देखा है, कोविड में सबसे ज्यादा देखा हमने, बड़े बड़े करोड़पति जो है वो फैट बहुत ज्यादा था, सांस नहीं ले पा रहे थे, they could not survive.
सो इसमें कोई शक नहीं है कि हेल्थ इज पैरामाउंट। और अगर कोई कहता है कि मेरे शेड्यूल में मेरे पास हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, तो किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। देयर इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, देन व्हाट आर यू लिविंग फॉर? सो आई डू नॉट बिलीव दैट इट इज जस्ट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। आपकी प्रायोरिटी अगर हेल्थ है, आप फिटनेस है, तो आप ज़रूर उसकी तरफ काम करेंगे। तो मेरा मानना तो यही है साहब कि ज़रूरी है। आपने कहा तो एक केस मुझे याद आया, जो एक 25-year-old लड़का ही कहिए, वो ही हैड गेन्ड सो मच वेट आफ्टर कोविड कि वो अप्रॉक्सीमेटली 170 kgs का हो गया था। अब उससे पहले प्रॉब्लम ये हुई थी कि बिफोर कोविड उनकी एक लंग की सर्जरी हुई थी, और जिसकी वजह से उनका एक लंग कॉम्प्रोमाइज़ था। अब वो समझ रहे थे कि मैं बहुत वेट हो गया है, यहाँ से वहाँ तक चलने में हाफ जा रहे थे, रात को नींद नहीं आती थी, बैठ के सोना पड़ता था क्योंकि वेट इतना बड़ा हो गया था। एंड ही वांटेड टू गेट हिज सर्जरी डन। ही डिड नॉट हैव टू मेनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि वो बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएँ। बट मैंने कहा कि सिर्फ बेरियाट्रिक सर्जरी एक होप है जिससे कि हम तुम्हारे को बचा सकते हैं, और वो बहुत रिस्की थी। और यंग इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, फैमिली, उसकी सिस्टर थी, वो भी सब ये कहें कि अगर इसे कुछ हो गया तो, उनको समझाना कि भाई अगर ऐसे ही जी रहे हैं तो भी कुछ हो जाएगा। तो पहली बात तो उन्हें समझाना, फिर अपने आप को समझाना कि भाई 25 साल का आदमी है और 50-50 वाला केस है, तुम क्या कर रहे हो। पर हमने हिम्मत करी, और ऑपरेशन के बाद वो 3 दिन वेंटिलेटर पे रहा, फिर बाईपैप एक होता है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, उस पे रहा, और काफ़ी फिजियोथेरेपी हमारे पूरी टीम उसमें लग गई। और अब मैं देखता हूँ आफ्टर ही हैज़ लॉस्ट 60-70 kg वेट, ही इज़ सो एक्टिव इन हिज लाइफ स्टाइल एंड डूइंग एवरीथिंग। तो मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है, और ऐसा लगता है कि हमने जो उस समय रिस्क लिया, ईश्वर ने हमारा साथ दिया, तो वो सही किया। तो ये एक केस मैं ऑफ हैंड याद कर रहा हूँ। हालांकि कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं, वो इस तरह के चैलेंजेस रेगुलरली हमें करते हैं, और टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। सो अगर हम अपने जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं, जो आईसीयू की टीम है, जो ओटी के टीम है, वो सब कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। और सर स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपसे पूछा था कि पहले तो ये था डॉक्टर क्यों बने, फिर बन के पढ़ के और मुरादाबाद में ही आप वापस आए। तो कुछ सर चैलेंज भी आपने फेस करा होगा जब आप सिटी में वापस आए, कि एडवांस टेक्नोलॉजीज की एक्सेप्टेंस पता नहीं लोगों में हो पाएगी नहीं हो पाएगी। प्लस सर एक टियर 2 टाउन में, जो मैंने आपसे बात बोली, बिकॉज ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी, लोग क्या सोचते हैं, यार बेस्ट के लिए आप मेट्रो सिटी में जाइए, आप दिल्ली भागिए, या आप ऋषिकेश जाएं, एम्स है ऋषिकेश में। और इन तरीके के चैलेंजेस को आप अगर जैसे फेस करते थे स्टार्टिंग में, तो स्टिल यू डिसाइडेड नहीं भाई मुझे यहीं पे काम करना है। तो वो जर्नी कैसी थी आपकी सर? वो फिर वही सवाल भी वही है, जवाब भी वही है। नेगेटिविटी के लिए पॉजिटिविटी जरूरी है। आप जहाँ पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, नेगेटिविटी कम देखने लग जाए, वरना देयर इज नो मेजर। तो जी, सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, यू कीप डूइंग गुड वर्क, पीपल विल नोटिस। शुरू में हमें बहुत बार एक फ्रस्ट्रेशन सा होता था कि इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, ये भी किया वो भी किया, उसने ये कह दिया। पर वही है, द वे टू मूव फॉरवर्ड इज कीप डूइंग पॉजिटिव। आप नेगेटिविटी को देख के अगर खुद भी नेगेटिव हो जाओगे तो यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा करूँ, नहीं, इसने ऐसा किया, मिट्टी डालो, है ना। सो फॉरगिवनेस आई थिंक इज द की। आप अपने आप को भी फॉरगिव करना सीखो और लोगों को भी फॉरगिव करना सीखो, तभी आप पॉजिटिव रह पाओगे, और दैट इज द की टू मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। सर इज देयर एनी रिग्रेट, कोई ऐसी रिग्रेट है आपको कि यार कॉलेज टाइम में ये नहीं करा, ये ऐसे कर सकते थे, या फिर ये डिसीजन मेरा लाइफ का ऐसा था शायद जो मेरे को चेंज करना चाहिए था? मतलब डू यू रिग्रेट यूजुअली, या फिर आपको ऐसा लगता है नहीं यार एक बार डिसीजन ले लिया, जैसे रतन टाटा कहते हैं कि डिसीजन ले लिया देन आई मेक इट राइट? हाँ, कोई मेजर रिग्रेट तो ऐसा नहीं याद करता। और हाँ, शायद बेसिक नेचर भी ये है कि आई डोंट लाइक टू रिग्रेट, सो आई डोंट जनरली spend much time on I learn from failures, but I don't sulk sitting on my failures. So like my daughter once came to me and said ki she was crying
She said to me, I did something really bad to my classmate when I was in 5th standard, and I just remembered it, and I was feeling so bad that I was such a bad person. So I said, see, I treat patients day in and day out, and it is not always that we have a good result. Absolutely. There have been people who have suffered after my surgery. If I sit here and start regretting all those things, how will I do a positive work tomorrow? How will I treat the other so many patients who are wanting to get themselves cured by me through him? So I don't see much of a place for regret. Again, you have to be positive, move forward. Whatever has happened और what through your hands was destined to happen that way. हमें भगवत गीता बताती है ये बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हमें अपना बेस्ट करना है, बिना ये समझे कि हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। समझना चाहिए रिजल्ट क्या है, पर बिना इस बात को अपने आप को अटैच किए हुए कि मुझे यही रिजल्ट चाहिए। तो यही आई थिंक आप एक एकेडमिशियन हैं और आपके थ्रू स्टूडेंट्स को भी ये एक मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल सर। दे कैन डू देयर बेस्ट, बट दे कैन नॉट put their claim on what they want. They can do their best with the best of their intellect, but then they have to leave it to God, what God has decided for them. So, and that will always keep them happy. सर, एक मेरा पर्सनल डाउट जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कई बार हम लोग मतलब स्पेशली विद मेल्स हम वल्नरेबल नहीं हो पाते, मतलब बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हम साझा नहीं कर पाते। और मैं ये फेस इसलिए भी करता हूँ सर क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं, मैंने देखा है अपने फादर को, अपने ग्रैंडफादर को, उनका थोड़ा इजहार करने का तरीका जो हम कहते हैं ना, मतलब वो प्यार तो बहुत करते हैं बट कहीं ना कहीं उसको या तो दिखा नहीं पाते या बता नहीं पाते, और उनके एक्शंस में वो चीज़ होती है, वर्ड्स में कई बार थोड़ा सा हार्शनेस दिखती है। आप अपने बच्ची का आपने जिक्र किया, तो सर कभी आप मतलब आपको फील होता है कि आई एम एबल टू बी वल्नरेबल विद हर, या मैं अपने इमोशंस प्रॉपर शेयर कर पाता हूँ? ये रिग्रेट पूछ रहे थे आप, यही रिग्रेट है मेरा। ओके। वल्नरेबल नहीं हो पाते, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, या ये एक वो स्टीरियोटाइप बन गया है मेल का, कि जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी लुक्स लाइक वीकनेस टू अस। एब्सोल्युटली। बट आई थिंक बीइंग वल्नरेबल इज गुड. Understanding when things are going out of your control is very important. And you don't necessarily have to confide in someone. I think there's again where spirituality helps. You can just sit down calmly, not moving and not talking, just be in the moment, and you will realize that things are getting normal and your reactions to other people are getting normal. Because I think the bad part about not being vulnerable is that you start getting anxious, or you start getting more harsh in your responses to people who are very close to you, building up, and who actually love you and want you to be out of it, but you are not letting them come into your space. So I think, yes, I am guilty of that so many times, and most males are. The older they grow, the more they are. But for me, I think spirituality would be the answer to getting around this problem. And sir, आपके फादर भी हैं आपके साथ? जी बिल्कुल। ओके, तो कभी जैसे आपको तो ये आई एम श्योर भाई मौका मिल रहा है उनके साथ में काम भी करने का, और आप उनके इर्द गिर्द भी हैं अभी, लेकिन whenever so I've lost my grandparents, and if someone would ask me this question कि भाई do you regret, although I'm not that experienced yet to say that I have many regrets in life, but मुझे ऐसा लगता है सर, one thing I regret is not spending enough time with my grandparents. And उनके जो लाइफ की रिचनेस थी, उनका जो अनुभव था, उनसे मैं बहुत कुछ मैं बहुत कुछ सीख सकता था, जो शायद मुझे कोई किताब या कोई क्लासरूम नहीं पढ़ा सकती थी। तो क्या कभी आपको फील हुआ है कि इस इंसान के साथ मैं और टाइम बिताना चाहता था, या कुछ मुझे बिताना चाहिए था? आपको भी ऐसा कभी लगा है? मैं मिला हूँ आपके ग्रैंडफादर से, उनको ऑपरेट भी किया था मैंने। और मैं मानता हूँ कि हाँ, और समय मिलता हम सबको उनके साथ तो सब लोग गेन करते, इसमें कोई शक नहीं। और आपकी बात का उत्तर यह है कि हाउ मच इज इनफ। इनफ क्या होता?
तो वही बात है, संतोष तो करना ही पड़ेगा। जो जितना मिला वही हमारे लिए था और उसमें हमें संतोष करना है। तो ये तो हमेशा लगता है, हर रिश्ते में लगता है कि आज बेटी कॉलेज जा रही है, 1-2 दिन और रह जाती। तो आई थिंक द की अगेन इस संतोष करना है अपने जो मिला उससे, और जितना ज़्यादा हो सके अपनों के साथ रहना है। हम लोगों के सबके काम होते हैं, हमको करना पड़ता है जो भी हम करते हैं, बट हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि काम के बियॉन्ड जो बिल्कुल ज़रूरी है उसके बियॉन्ड हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को, अपने नियर एंड डियर वंस को दें। बिकॉज जिस दिन हम बीमार होते हैं, जिस दिन हमारी ज़िंदगी में कोई लो टाइम आता है किसी भी वजह से, इमोशनल, फिजिकल, मेडिकल, मेंटल, तो हम हमेशा उन्हीं से सुकून पाएंगे, उन लोगों के पास रह के ही। और अगर हम उन लोगों को अपने से दूर कर देंगे तो वो एक अनबेरेबल लॉस हमने अपने लिए कर लिया। वो सुकून हमें कहीं और मिल ही नहीं सकता। जो जिस आदमी के साथ, मेरे भाई के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, जो वो मेरे एक एक्शन में समझ जाएगा, वो मुझे किसी नए आदमी को शायद 2 घंटे समझाना पड़े तब भी वो नहीं समझ पाएगा जो कि इसे क्या चाहिए या मैं इससे क्या कहूँ। बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली कुछ हमारे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है हमारे सीएम से कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वेस्ट यूपी को ज़रूरत है, और उसमें बात चल रही है कि मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के इन एंड अराउंड अगर ऐसा कुछ सेटअप हो पाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे इलाके के लोगों के लिए। अब सर इसमें सवाल ये उठता है, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं जो डॉक्टर्स, जिन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, इतना खर्चा किया है, अपना जीवन लगाया है और यहाँ पर लोगों को सेवा दे रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट सेटअप आता है, जाहिर सी बात है सर दैट बहुत सारा एक पेशेंट्स जो है वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और कुछ ऐसी बातें भी सर बीच में सुनने आती हैं कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं कि यहाँ पर सरकारी इंस्टीट्यूशन ना सेटअप हो। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? आपका क्या थॉट है? मतलब वुड यू सपोर्ट दिस थिंग अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर आएगा तो? जी बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। क्वालिटी काम होना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छी केयर मिले लोगों को, ऐसा कॉलेज बनना चाहिए। काम चलाओ दिखाने के लिए काम नहीं होना चाहिए, वो किसी भी चीज़ के लिए सच है। अच्छा, हिंदी में एक लाइन है कि दुकान मंडी में चलती है। वेरी राइट है ना साहब? अगर कोई इस बात से डरेगा कि मैं यहाँ राशन बेचता था, दूसरी राशन की दुकान यहाँ आ गई, तो मंडी कभी नहीं बनती। सही बात है। तो अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, ये तो हवा की बात कर दी मैंने। कहाँ कहाँ मेडिकल कॉलेज है? मेरठ में है, दिल्ली में है, गोरखपुर में है, कानपुर, लखनऊ में है। लखनऊ में कहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कम होती है? हर जगह बड़े अस्पताल और बड़े से बड़े बन रहे हैं। These places become medical hubs। जो आदमी अभी गजरौला से मेरठ जाता है इलाज कराने, वो मुरादाबाद आएगा जब वो देखेगा यहाँ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा कॉलेज है। एक्सेस टू हेल्थ इज इम्प्रूविंग। हम जितना कर पा रहे हैं, अभी गांव देहात का जो रिमोट एरिया में आदमी है उसे मिल कहाँ रही है वो केयर, है ना? हमारी लिमिटेशन है। हम एज प्राइवेट हॉस्पिटल कई बार सोचते हैं यार इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ पर कैसे करूँ, इसके पास पैसे नहीं है, मैं घर से किस किस के लिए लगाऊंगा? तो उस आदमी को केयर मिलेगी तो मैं नहीं समझ सकता कि किस तरह खराब होगा। और मैं तो इस बात को भी नहीं समझ पा रहा कि शायद ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होगा जो इस तरह से सोच रहा होगा, या मैं नहीं समझ सकता कि मैं इसका कभी अपोजिशन करूंगा। मेरी समझ से ये बहुत अच्छा होगा मुरादाबाद के लिए भी, और मेरे लिए भी एज अ डॉक्टर भी बहुत अच्छा होगा, प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमें ज्यादा क्वालिटी काम, मैं जैसे आपसे कह रहा था, हम तो एकेडमिक से खुद जुड़ना चाहते हैं जी। तो वो हमारे लिए तो हमेशा एक सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट आएगा जब हम ऐसे डॉक्टर्स को देखेंगे जो सीख रहे हैं और जो हमसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट। और फिर वही बात है, डेस्टिनी जिसके लिए जितना लिखा है उसे उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो इस बात से तो डरने का कोई मतलब ही नहीं है कि कोई और कुछ करेगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर जैसा आपने बोला एक मार्केट बनता है तो लोग ही बढ़ेंगे। It is going to improve medical services and improve the state of affairs in Moradabad. No one will be at a disadvantage. Somebody doing substandard work या वो कुछ गलत ही काम कर रहा है तो उसको उसके साथ बुराई होना चाहिए, तो उसमें कोई बात भी नहीं है कि जो है वो मतलब देर सवेर वो तो होना ही है। हाँ। आज नहीं तो कल नहीं। सर वंडरफुल। मैं एक अपना छोटा इनफॉर्मल सवाल और आपसे ये पूछना चाहूँगा। आपने कुछ बुक्स का जिक्र किया था स्टार्टिंग में,
तो आप फ्री टाइम में सर क्या करते हैं, मतलब डू यू फाइंड टाइम फॉर सम एंटरटेनमेंट? क्योंकि क्या है, बहुत सी बात होती है सर आज के टाइम में कि आप बैलेंस कैसे करेंगे. डू यू फाइंड दैट बैलेंस और हैव यू फाउंड दैट बैलेंस? हाँ, फ्री टाइम में भी बैलेंस होना चाहिए कि आप उसमें सब कुछ करें. आप सिर्फ किताबें पढ़ते हैं तो आपका एक आप किताबी दुनिया में रहने लगते हैं. आप सिर्फ मूवीज देखते रहेंगे तो एक अलग तरह का वो आप डेवलप कर लेते हो. हर चीज में आप वही ढूंढने लगते हो, फिर आपका मीडिया पे ज्यादा हो जाता है. जैसे सर प्रोफेशनल लाइफ आपकी, भाई ऐसा डॉक्टर बहुत टफ है, तो कभी कुछ एंटरटेनमेंट का टाइम निकाल पाते हैं दिन में? बिल्कुल बिल्कुल निकलता है, टाइम निकलता है. बस उसमें आप स्पेसिफिक ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसी समय टाइम चाहिए, क्योंकि आप अगर स्पेसिफिक हो जाएंगे तो आपको इरिटेशन होने लगती है कि इस समय काम क्यों आ गया. अब उस बीमार पड़ने का कोई टाइम नहीं है अनफॉर्चुनेटली. तो जो है बट हाँ, सब चीज़ें करते हैं और सब चीज़ें बैलेंस में करते हैं. चाहे वो पढ़ना हो, चाहे मूवीज़ देखना हो, चाहे कोई गेम खेलना हो या बाहर खाने जाना हो, सब चीज़ें करते हैं, बट हर चीज़ का बैलेंस बना के. कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे सर आप सबको कि भाई दिस इज समथिंग दैट आई स्टम्बल्ड अपॉन, बहुत अच्छा है, उससे कुछ सीखने को भी मिला, एंटरटेनमेंट भी था, कुछ कोई मूवी, कोई बुक, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड? हाँ, तो अभी हम बात कर ही रहे थे अब्राहम लिंकन की. तो मुझे मैंने उनकी जीवनी जो लिखी गई है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो वो बहुत अच्छी किताब लगी थी. हालांकि मुझे समय हो गया उसे पढ़े हुए, तो ऑफ हैंड तो मैं यही एक रिकमेंडेशन कर पाऊंगा. ठीक है सर, आई थिंक दैट हैज़ बीन वंडरफुल, और बहुत कुछ आपके समय से आई एम श्योर जितने लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. कोई लास्ट फाइनल मैसेज आप कहना चाहेंगे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी, कोई भी जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, जो कुछ भी इंस्पिरेशन आप उनको देना चाहें? सब लोग आई एम श्योर सर अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रगल फेस करते हैं. सीधी तो लाइफ नहीं चलती, लेकिन उसमें कैसे निकल सकते हैं, तो कुछ आप बोलना चाहें एक बार? हाँ, मैं वही कहूँगा कि जो हम सबकी लाइफ में एक नेगेटिविटी का पाइल है, हमें बस लगातार उसके ऊपर पॉजिटिविटी डाल के उसको छिपाए रखना है. तो इससे हमें सिर्फ पॉजिटिव दिखे और उसी से हम आशान्वित रहेंगे कि हाँ, कल आने वाला आज से बेहतर होगा. तो थैंक यू वेरी मच इंद्रजीत जी, आपने मेरे को मौका दिया यहाँ पे आने का, और मैं सिंसियरली होप करता हूँ कि सब लोग जो इसको देख रहे हैं वो अपने जीवन का गोल पाएं और खुश रहें. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर.